नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, आज हम इस वीडियो में भारत के यवन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के यवन राज्य। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार था। एक पहला हिंद यूनानी राज्य, शक पहलव और कुषाण शासक। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया क्रम से। सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने, इसके बाद शक पहलव शासकों ने, उसके बाद कुषाण शासकों ने। ठीक है, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस का नाम आप सबने सुना होगा। सेल्यूकस के द्वारा जो स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया की विशाल साम्राज्य था, पश्चिमी और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य इसके द्वारा स्थापित किया, तो इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस थे। उनने जो है इसको यथावत बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। क्या हुआ? एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह कर दिया गया, इसके कारण उसके अनेक प्रांत क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया, और बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड ने, यूथिडेमस और डेमेट्रियस ने, मिनांडर ने, यूक्रेटाइडस और एंटीआलकीड्स तथा हार्मिक्स ने। तो बैक्ट्रिया का विद्रोह होने के बाद बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था, और इसके बाद बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने भी शासन किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले जो यवन राजा थे, इनमें से सबसे पहले शासक किसने आक्रमण किया? डेमेट्रियस ने। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले अफगान भी भारत का ही भाग था, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। किसको? डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। इसी ही क्या कहा गया? हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। देखिए, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। सबसे ज़्यादा जो विख्यात शासक था वो कौन था हिंद यूनानी शासकों में? मिनांडर। 165 से 145 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसकी राजधानी साकल थी। आधुनिक इसे अब सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था उस समय। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? नागसेन या नागार्जुन भी उन्हीं का नाम है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के द्वारा उनके जो उत्तर दिए गए उसको एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। ये बुक का नाम पूछता है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित हैं, तो उसका नाम है मिलिंद पन्हो। इसके बाद देखिए, हिंद यूनानी भारत के सब पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हिंद यूनानी शासक जो थे भारत के पहले शासक हुए जिन्होंने सिक्के जारी किए, और यह भी हम बतला सकते हैं कि किन किन राजाओं के द्वारा ये सिक्के जारी किए गए हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के भी जारी किए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? हिंद यूनानी शासकों को। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। यूनान की जो प्राचीन कला थी वो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। जैसे क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट
कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। जो गांधार कला शैली भारत में है वो इसी का हेलेनिस्टिक आर्ट का ही एक उदाहरण है। देखिए, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया। यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन प्रारंभ किया और भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन है, इसलिए वह यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। पर्दे को यवनिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए हिंद यूनानी शासक। इसके बाद हम शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूनानियों के बाद शक आए भारत में। चूँकि क्रम से कई शासकों ने भारत में शासन किया है, तो हम क्रम से इसका अध्ययन करते चले जाएंगे और प्रत्येक लाइन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो देखिए, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। यूनानी शासकों के बाद शक भारत में शासन करने के लिए आए और इनकी 5 शाखाएं थी और ये सभी शाखाएं भारत, इन शाखाओं की जो राजधानी थी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में फैली हुई थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी उसकी तक्षशिला थी, और तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा जो था वो मूह था। प्रथम शक राजा के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, कौन था? मूह। तो भारत की जो पहली शाखा थी वो अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये लोग मध्य एशिया से आए थे और चारागाह की खोज में भारत आए। ये लोग जो है मध्य एशिया में निवास करते थे और चारागाह, जानवरों को चरने के लिए जगह खोजते हुए भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, उनने जो है शकों को पराजित करके बाहर अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, विक्रम संवत भी प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य नामक एक उपाधि भी बन गई। यानी शकों को, जो उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, उन्होंने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तब से ये विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई और विक्रम संवत भी उसी समय से प्रारंभ हुआ। अब जिसकी संख्या लगभग, जो विक्रमादित्य की उपाधि है, ये संख्या लगभग इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। शकों की चूँकि 5 शाखाएं थी, 5 में से जिसने पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित किया वो उस शाखा ने लगभग सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दियों तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात में समुद्री व्यापार चलता था, उससे ये शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में जो पश्चिमी शाखा थी चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 से 150 ईसा पूर्व में गुजरात के एक बहुत बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो कि निर्मित करवाई गई थी मौर्यों के द्वारा, उसका भी जीर्णोद्धार किया। तो जो शकों का सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? रुद्रदामन था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक रहा और इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क जो सुदर्शन झील है मौर्यों के द्वारा निर्मित करवाई गई, ये हमें ध्यान रखना है। इसने केवल जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख या गिरनार अभिलेख जारी
यह रुद्रदामन जो शासक था वो संस्कृत का बहुत प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। इसके पहले के जितने भी अभिलेख थे सभी प्राकृत भाषा में थे। ये गिरनार अभिलेख पहला अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा, ये भी याद रखने, हर एक बिंदु हमें बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, तो एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलू, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य समाप्त होने के बाद पार्थियाई लोग हुआ। सबसे प्रसिद्ध जो पार्थियाई राजा थे वो गोंडो फर्निसे। कौन थे? गोंडो फर्निस। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। जो पार्थियाई शासक था गोंडो फर्निस, तो इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। ये भी कई बार पूछ लेता है। पार्थियाई लोगों का जो मूल स्थान था वो क्या था? ईरान। अब हम कुषाण, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुषाण शासकों के बारे में भी देखेंगे। देखिए, पहलव के बाद कुषाण आए। पहलव के बाद कौन आए? कुषाण आए, जो यूची एवं तोकरी भी कहलाते थे। कुषाणों को यूची एवं तोकरी भी कहा जाता था। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। जो पहलव के बाद भारत में जिनने शासन किया वो कुषाण शासक थे, जो कि यूची एवं तोकरी भी कहलाते हैं। यूची जो कबीला था वो 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में से एक कुल के कौन थे? कुषाण थे। कुषाण वंश के शासक कुजुल कटफिसिस था। जो कुषाण वंश का शासक था वो कौन था? कुजुल कटफिसिस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा बनाई। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत भी कहलाता है। कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो भी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के महायान, हीनयान और महायान शाखाएं थी बौद्ध धर्म की, तो इसमें से महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। जो प्रारंभिक कुषाण शासक थे उन्होंने बहुत अधिक संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी अच्छी है या उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क के जो राजवैद्य थे वो कौन थे? महर्षि चरक, जिसने चरक संहिता की भी रचना करी। महर्षि चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना करी गई। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। ये बीच बीच से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। हर लाइन में बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इसको सुनना है। निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। जो महाविभास सूत्र है इसकी रचना वसुमित्र के द्वारा की गई, उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है महाविभास सूत्र को। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। और कनिष्क के जो राजकवि थे अश्वघोष, तो इन्होंने बौद्धों का रामायण कहा जाता है जिसे बुद्ध चरित्र को, तो इसकी रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ये जो महान कवि
लेखक वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष ये सभी कनिष्क के दरबार में थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। माध्यमिक सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? आइंस्टीन के, नागार्जुन के द्वारा, और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? 102 ईस्वी में, और जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? वसुदेव। कुषाण राजा देवपुत्र भी कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने कहाँ से, किनसे ली थी? चीनियों से। तो कुषाण राजा जो थे वो देवपुत्र कहलाते थे, और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ। गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों शैलियों का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मंदिरों में ये शैली देखने को मिलती है हमें। गांधार शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में और मथुरा शैली उत्तर भारत के मंदिरों में। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण ही थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया था। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे? कुषाण। और रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। ये भी कई बार पूछ लेता है। तो रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे गौर से हमें देखना है। तो आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में हुआ और कहाँ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जिसने 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया। तो श्रीगुप्त सबसे पहले जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त था, और उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच जो 280 से 320 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। जो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठे? 320 ईस्वी में। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। तो देखिए हमें क्रम से, सबसे पहले श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, इसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच, इसके बाद प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन, यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की भी रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? विष्णु के। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। समुद्रगुप्त के द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई? अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की गई। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है, क्योंकि जो गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मूर्ति
बनी हुई है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी, इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की और इन्हें समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की और इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त, ये जिसने 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ये हुए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा, और इनका कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार करवाया। जो स्कंदगुप्त थे, इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार या मरम्मत करवाई। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो ये भी ध्यान रखना है वाली चीज़ है, स्कंदगुप्त के द्वारा पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण भी शुरू हो गया। किसके शासनकाल में? हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। जो गुप्त शासकों में सबसे अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई को क्या होती थी? देश होती थी। जो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो देश थी, जिसके शासक को गौना कहा जाता था। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। तो गुप्त साम्राज्य में जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई होती थी वो देश थी, जिसके शासक को गौना, और दूसरी जो प्रादेशिक इकाई थी वो भूक्ति कहलाती थी और उसके शासक उपरिक कहलाते थे। भूक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई भी होती थी। भूक्ति के नीचे भी एक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसे विषय कहा जाता था, जिसके मुख्य जो होता था, जिसका प्रमुख वो विषयपति कहलाता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वो दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। जो गुप्तकालीन पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी थे उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। उस समय भी जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। जो ग्राम सभा का मुखिया होता था वो ग्रामीक कहलाता था और जो अन्य सदस्य होते थे वो महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। जो ग्राम समूहों की छोटी छोटी इकाइयाँ होती थी उसे पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का भी उल्लेख किया गया है। जो गुप्त शासक कुमारगुप्त थे तो उन्होंने एक दामोदरपुर ताम्रपत्र लिखवाया था, उसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि निम्न प्रकार की हुआ करती थी। लगभग 5 प्रकार हैं। पहला क्षेत्र, ये कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। जो जिस पर कृषि खेती की जाती थी उस भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, ये वास करने योग्य भूमि हुआ करती थी। जो वास करने जहाँ हम निवास कर सकते थे उसे वास्तु कहा जाता था उस भूमि को।
चारागाह भूमि, तो ये पशुओं के चारा योग्य भूमि हुआ करती थी जहाँ पशुओं को चराने के लिए ले जाया जाता था। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सिल कहा जाता था। गुप्तकालीन जो भूमि थी जिसमें जोतने योग्य नहीं थी उसे सिल कहा जाता था। अप्रहतः, तो ऐसी भूमि को जंगली होती थी, ऐसी भूमि जो कि जंगली होती थी उसे अप्रहतः कहा जाता था। और उस समय सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। जो श्रेणी का प्रधान था उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले शासक कौन थे? गुप्त राजा थे। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। इनके द्वारा जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई उनको दीनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया गया है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में भी मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का जो सर्वप्रथम वर्णन वो कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस भी चढ़ाते थे। तो उस समय जो विंध्य जंगल था वहाँ सबर जाति के लोग निवास करते थे। वो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो किस जाति के लोग मनुष्य का मांस चढ़ाते थे अपने देवताओं को? सबर जाति के लोग। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त के द्वारा एरण अभिलेख जो लिखवाया गया उसमें 510 ईस्वी में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। जिसमें भोजराज कोई था, उसकी पत्नी सती हुई थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी गुप्त काल में उन्हें गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो गुप्त सम्राट थे वो किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया। और विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राजचिन्ह या गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण विष्णु का जो वाहन था वो गरुण, उसको गुप्तों ने अपना राजचिन्ह भी बनाया। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जिला ललितपुर में पड़ता है। ये दशावतार मंदिर है, वहाँ पर मिलते हैं। तो वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ मिलते हैं? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं अब, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। अजंता में जो 29 गुफाएं हैं जिनमें केवल 6 शेष हैं, उनमें से जो 16वें और 17वें नंबर की गुफा है वो गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। जो गुफा संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कई बार कि गुफा संख्या किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र उल्लेखित किया गया है? तो ये गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। जो गुफा संख्या 17 के चित्र हैं उन्हें चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। जो चित्रशाला है गुप्त संख्या 17 में, इसमें बुद्ध के जन्म, उनके जीवन, उनके महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित सभी चित्र बनाए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। और गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। ये धार जिला मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो गुप्त काल में जो अन्य गुफाएं निर्मित हैं वो बाघ की गुफा भी गुप्तकालीन है और ये विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? महाकवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो आयुर्वेदाचार्य थे वो कौन थे? धन्वंतरी। और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ भी माना जाता है। जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित ग्रंथ है पंचतंत्र, उसे संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। पंचतंत्र का स्थान बाइबल के बाद दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। जो पंचतंत्र ग्रंथ है इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्रभेद, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणासा और 5वां अपरीक्षाकारित्व। तो ये 5 भागों में बांटा गया है पंचतंत्र को। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे, ये भी गुप्तकालीन है। तो आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे गए। इसी ने सर्वप्रथम ये भी बतलाया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जबकि आर्यभट्ट ने बतलाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त रहते थे। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में ही हुई। जो पुराणों की वर्तमान रूप है अभी पुराणों का, उसकी रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा हुआ करती थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रौप्यका कहा जाता था। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उन्हें रौप्यका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई। तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियाँ जो हैं इनकी रचना भी गुप्त काल में ही की गई। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की जो कला है उसका जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ। और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो जितने भी बहुत अधिक विकास इसमें हुआ, त्रिमूर्ति की जो अवधारणा थी उसका विकास भी गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए भी स्मरणीय है। और भास के 13 नाटक भी गुप्तकालीन हैं। और शूद्रक का लिखा नाटक जो मृक्ष कटिकम आप सभी ने पढ़ा होगा, या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम का वर्णन किया गया है, ये भी गुप्तकालीन है। प्राचीन नाटकों में इसे सर्वोत्कृष्ट नाटक भी माना जाता है। कालिदास की कृति जो अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा आप सभी ने पढ़ी होगी, तो ये भी प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। ऐसी दूसरी रचना फिर भगवत गीता है जिसका यूरोपीय भाषाओं में विकास हुआ। तो ये भी जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये भी गुप्तकालीन है, क्योंकि कालिदास, महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल की भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी इसे कहा जाता है। जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ गुप्त काल में मिली हैं, इन्हीं सभी कारणों से इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, देखिए गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। देखिए कोई जब बड़ा राजवंश का पतन होता है तो कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। तो इसी प्रकार गुप्त वंश के पतन के बाद भी छोटे छोटे राजवंशों का उद्भव हुआ, जिनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं।
इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इन जो राजवंशों के नाम हमने अभी पढ़े हैं, इनमें से जो पुष्यभूति वंश के शासक थे, इन्होंने सबसे बड़े साम्राज्य का विस्तार किया, सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति ही थे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी? थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रभाकर वर्धन भी इसी वंश में हुए, जो कि इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक भी था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां भी धारण की। तो प्रभाकर वर्धन वंश में हुए और इन्होंने परम भट्टारक या महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां भी धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, उनसे 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या जिसका नाम राजश्री थी उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। जो राजश्री थी उनका विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। जो मालवा के शासक थे, मालवा का शासक था देवगुप्त, तो उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो यहाँ फिर क्या हुआ कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र जो गौड़ नरेश शशांक था, उसने धोखा देकर के राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी और इस प्रकार से इन्हें एक दूसरे को ख़त्म किया। तो राजश्री को बंदी बनाकर इसने ग्रहवर्मा ने मालवा के शासक जो देवगुप्त थे, इन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। और राज्यवर्धन ने फिर देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र जो थे गौड़ नरेश शशांक, उसने धोखा देकर राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। और जो शशांक था वो शैव धर्म का अनुयायी था। सम्राट जो शशांक था वो शैव धर्म का अनुयायी था और उसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था? शशांक। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई थे। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की। हर्षवर्धन के द्वारा परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की गई और उसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ये बीच बीच से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो हमें एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। चूँकि शशांक ने हर्षवर्धन के भाई की हत्या की थी, तो हर्ष ने उसका बदला लेते हुए शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि नीति का पंडित और वर्तमान उसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। जो
ह्वेनसांग था, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत कहाँ भेजे? चीन भेजे। और 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने जो कश्मीर का शासक था उससे बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष के जो पूर्वज थे वो चूँकि शैव धर्म को मानने वाले थे, तो शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, किंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ह्वेनसांग से मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसकी महायान शाखा को राज्याश्रय भी दिया और पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। जो हर्ष के समय पर नालंदा महाविद्यालय था, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर्ष के समय प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। और ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित भी हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि। इन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना भी की थी। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की गई। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। जो प्रियदर्शिका है, रत्नावली और नागानंद, इन 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? हर्ष के द्वारा। माना जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ही तीनों नाटक लिख दिए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई धावक नामक कवि था, उसने हर्ष से पुरस्कार लेकर के उसके नाम से ये नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। जो हर्ष के अधीन शासन करते थे वो महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। और हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद में जो मंत्री थे उन्हें सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को भक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासक उपरिक्त अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। जो हर्षचरित्र है इसमें प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर और जो पैदल सेना के अधिकारी होते थे उनको बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो हर्ष के समय पर जो पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र या जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र या जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। तो हर्ष के समय जो मथुरा था वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है। चूँकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हम समय बर्बाद न करते हुए इस तरीके से एक एक बिंदु को कवर करते हुए संपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे।